आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 5 करेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जितनी भी मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ में जो है बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म हाउस जो है वो डेवलप कर लिए थे। और इन फार्म हाउसेस का जो है वो मेन पर्पस था ग्रोइंग फूड का, यानी कि फूड प्रोडक्शन का। और ये फूड प्रोडक्शन होता था वर्ल्ड मार्केट यानी कि विश्व बाजार के लिए, जहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ इनको बेचती थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी। पर इनके लिए एक फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। तो जो लार्ज प्लांटेशंस और जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म हाउसेस थे वो आसानी से बैंक से और मार्केट से जो है पैसा या फिर कर्ज जो है ले लेते थे और फूड प्रोड्यूस करते थे। पर प्रॉब्लम आती थी हम्बल और प्योर पीजेंट यानी कि गरीब किसान उस समय का 19वीं सेंचुरी का इंडिया में, उनको प्रॉब्लम्स आती थी। पर इनकी प्रॉब्लम्स दूर की इंडियन बैंकर्स और ट्रेडर्स ने। उस समय के जो मेजर इंडियन बैंकर्स और ट्रेडर्स थे वो थे जैसे कि शिकारीपुर श्रोप्स और नाटुकोटाई चेतियार। ये जो है इन पीजेंट्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करवाते थे या कर्ज देते थे। इनके पास, इन ट्रेडर्स और बैंकर्स के पास खुद का फंड यानी कि खुद का बहुत सा पैसा होता था जिसे वे कर्जे पे देते थे। साथ में अगर कभी कभी कमी हो जाती थी तो ये यूरोपियन बैंकर से जो है वो थोड़ा सा पैसा कुछ समय के लिए उधार ले लेते थे, जिससे कि इनका बिजनेस जो है स्मूथली चल सके। ये जो बैंकर्स और ट्रेडर्स थे ये ऑलमोस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी लोन का काम था वो सारा का सारा देखते थे, सभी को लोन देते थे, चाहे वो बड़े फार्म हाउसेस हों चाहे वो पीजेंट्स हों। यानी कि जितना भी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर था उसको फाइनेंस करते थे ये बैंकर्स और ट्रेडर्स। और इसके साथ ही जो दूर दराज के लोग थे, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो किसान रहते थे, उनको भी ये मनी ट्रांसफ़र यानी कि उनको भी ये पैसा जो है वो मुहैया करवा देते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे मनी। इसके साथ इन्होंने अपना एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यापार संगठन भी बना लिया था। ठीक है। उसके बाद इंडियन मनी लैंडर्स जो कि और ट्रेडर्स जो हैं, इन्होंने जहाँ पे भी यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, जैसे कि अफ्रीका की बात करते हैं, वहाँ पे अपने नेटवर्क फैला लिए थे और वहाँ के पीजेंट्स की जो लोन की डिमांड होती थी या कर्जे की डिमांड होती थी उसको फुलफिल करते थे। इसके साथ ही जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स यानी कि हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे, उन्होंने दुनिया में जितने भी बिजी पोर्ट्स यानी कि जो व्यस्त बंदरगाहें थी जहाँ पे बहुत सारे लोग या पर्यटक आते जाते थे, वहाँ पे अपने एम्पोरिया एस्टैब्लिश कर लिए थे। यानी कि एम्पोरिया एक ऐसे रिटेल स्टोर्स थे जहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आइटम्स जो हैं वो मिलते थे। और ये इन आइटम्स को खरीदने वाले होते थे जो टूरिस्ट, जो पर्यटक आते थे। और पर्यटकों का आना जाना इसलिए ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो रूट्स थे, सी रूट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गए थे, सुरक्षित हो गए थे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, यानी कि जिन जहाज़ों में ये सफ़र करते थे पानी के जहाज़ों में, वो अब बहुत ही आरामदायक हो गए थे, इसलिए सफ़र में कोई समस्या नहीं आती थी। इसके साथ जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे ये लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियोस यानी कि जो लोकल स्थानीय और जो दूसरे देशों के जो क्यूरियोस एंटीक आइटम्स होते हैं ये भी इन टूरिस्ट को बेचते थे। इसके बाद बात करते हैं इंडियन ट्रेड की, कॉलोनिज्म की और ग्लोबल सिस्टम की। तो जो इंडिया में हमेशा से ही जो सूती वस्त्र है उसकी पूरी दुनिया में, इंडिया के बनने वाले सूती वस्त्र की दुनिया में हमेशा से ही डिमांड रही है। पर जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण आता है, मशीन्स से जो सामान बनाया जाने लगता है, उसकी वजह से जो ब्रिटिश कॉटन प्रोडक्ट्स यानी कि मशीन में ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी जो है सूती वस्त्र बनाने जो है वो शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, ये पूरी दुनिया में अपने सामान को बेचने लगे। और इसकी वजह से इंडिया के जो सूती वस्त्र थे और जो ब्रिटेन के सूती वस्त्र थे, इन दोनों का आपस में जो है कंपटीशन शुरू हो गया। और जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉटन प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं इंडियन कॉटन प्रोडक्ट्स के सामने जो है वो हल्के पड़ने लगे, जिससे कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको नुकसान होने लगा। और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के प्रोडक्ट्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस यानी कि टैक्सेस की मांग शुरू कर दी, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है महंगे हो जाते और उन्हें कोई भी नहीं खरीदता। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पर टैक्स लगा दिया इंडिया के जो कॉटन प्रोडक्ट्स थे ब्रिटेन में, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था या फिर ब्रिटेन में जो इम्पोर्ट था कॉटन प्रोडक्ट्स का, वो डेक्लाइन यानी कि पतन की ओर चला गया। इसके बाद में इंडियन के कॉटन प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। और वो जो कंपटीशन था उस समय का, जो दूसरे जो इंडस्ट्री से या मशीन से जो कॉटन प्रोडक्ट्स बनते थे उससे नहीं कम्पीट कर पाए। और जो है इंडिया के कॉटन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है यानी कि जो निर्यात है वो टोटल जो है वो पतन की ओर चला गया। जैसा कि हम देख सकते हैं 1800 में जहाँ 30% जो है टोटल एक्सपोर्ट का जो है 30% कॉटन प्रोडक्ट्स
जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो 1815 में 15% रह गए और 1870s तक आते आते सिर्फ 3% रह गए। तो यानी कि जहाँ एक तरफ जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज में बनने वाले कॉटन प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपैंड होते गए, वहीं इंडिया में बनने वाले जो है वो डेक्लाइन होते गए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे आ चुका था, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इंडिया से वो रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो कम हो गए और रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगी। तो रॉ मटेरियल जो है वो 5% से लेकर के 35% तक बढ़ गया। 1812 से लेकर के 1871 के अंदर अंदर इतना इसमें इंक्रीज हो गया। इसके साथ इंडिया जो है वो इंडिगो भी एक्सपोर्ट करता था, जो कि कपड़े को, क्लॉथ को रंगने के काम, डाई करने के काम आता था। इसके साथ ही इंडिया में ओपियम उगाई जाती थी, यानी कि अफीम उगाई जाती थी, जो कि चाइना को एक्सपोर्ट की जाती थी। और चाइना जो पैसा मिलता था इस ओपियम के एक्सपोर्ट से, उससे जो ब्रिटिशर्स जो है वो टी ट्रेड, यानी कि वहाँ से चाय वगैरह खरीदते थे 1820s के डिकेड में। अब जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, तो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में बाढ़ की तरह जो है वो फैल गए, बहुत ज़्यादा आ गए भारतीय बाजार में 19th सेंचुरी में। और भारत से जो फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल्स हैं, इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी कि इनका जो है निर्यात जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को तो रॉ मटेरियल ही चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद में ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू होती थी और इंडियन एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू होती थी, यानी कि ब्रिटेन से जो निर्यात किया जाता था और भारत से जो जिन चीज़ों का निर्यात किया जाता था, उसमें ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी इंडियन एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, जिससे कि ब्रिटेन जो है हमेशा ट्रेड सरप्लस, यानी कि ब्रिटेन हमेशा ट्रेड में प्रॉफिट मिलता रहता था। और दूसरी चीज़ों में, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे ब्रिटेन को एक्सपोर्ट्स में नुकसान होता था, उसको फाइनेंस करती थी इंडिया के ट्रेड से जो प्रॉफिट होता था उससे। इसके अलावा ब्रिटेन जो है होम चार्जेस, जैसे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे बड़े बड़े, उनकी सैलरी देना, इसके बाद में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो कर्ज ले रखा था उस पर जो ब्याज वगैरह आता था वो देना, इसके अलावा जो ब्रिटिश ऑफिशियल रिटायर हो चुके थे उनकी पेंशन देना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे इसी ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस से जो है वो पूरा करते थे ब्रिटेन वाले। अब आ जाते हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी पे। तो जैसा कि हमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो 4 साल चली थी, उसके बीच में इकोनॉमी क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूरोप में हम जानते हैं कि यूरोप में ये लड़ाई शुरू हुई थी और इसका जो प्रभाव था, इम्पैक्ट था, ये लगभग पूरी दुनिया में देखा गया। और इसकी वजह से बहुत बड़ी आपदा आई, जिसकी वजह से आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक अस्थिरता जो है वो जो शुरू हो गई, और इसको सही होने में लगभग कई दशकों का समय लगा रिकवर होने में। अब वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एक तरफ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज थे, जिसमें कि हम ले सकते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए को, और एक तरफ थी सेंट्रल पावर, जिसमें हम ले सकते हैं ओटोमन टर्की को, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी को। इन दोनों में, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, इनके बीच में जो है लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई अगस्त 1914 में शुरू हुई, लगभग 4 साल तक, 4 ईयर्स तक चली, और इसमें जितने भी लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे, ये सारे के सारे इसमें जो है उलझे हुए थे। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, यानी कि अत्याधुनिक जो है टेक्नोलॉजी थी, और ये मैक्सिमम जो इनका एफर्ट था कि अपने एनिमीज़ को जितना तबाह कर सकते हैं इस एडवांस टेक्नोलॉजी से, यानी उतना कर सकें। जैसे कि बात करें, मशीन गन्स थी, एयरक्राफ्ट्स का यूज़ पहली बार हुआ, मशीन गन्स का पहली बार हुआ, टैंक्स का पहली बार हुआ, और ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल वारफेयर इसको कहा जाने लगा, यानी कि इससे पहले किसी भी युद्ध में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ। और तब लाखों की संख्या में जो है सोल्जर्स को रिक्रूट, यानी कि भर्ती किया गया इस वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से। इसके अलावा इनको अलग अलग फ्रंट्स पे, अलग अलग लड़ाई के मैदानों तक ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों और जो है ट्रेन्स का इस्तेमाल हुआ इन सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसके अलावा लगभग 9 मिलियन सोल्जर्स, यानी कि 90 लाख लोग जो है वो मारे गए, और लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो जख्मी हो गए, डिसेबल्ड हो गए, यानी कि कोई ना कोई उनको किसी का हाथ खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया। और ये जितने भी लोग थे सारे वर्किंग एज के थे, यानी कि काम करने वाले थे, जो अपनी फैमिलीज़ के लिए वर्क करते थे और उनका घर का खर्चा चलाते थे, जिसकी वजह से इनके ख़राब होने, डिसेबल होने की वजह से जो हाउस होल्ड इनकम थी इन यूरोपियन नेशंस की, ये सारी की सारी जो है वो कम हो गई और बहुत ज़्यादा गिर गई।
और बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि जो इंडस्ट्रियल नेशंस में जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी जिनमें कि अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इनमें और चीज़ों को छोड़ करके, यानी कि टेक्सटाइल्स वगैरह को छोड़ करके, इनमें जो है वॉर मटेरियल यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद बनाया जाने लगा। इसके बाद सोसाइटीज़ रीऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो महिलाएं अब तक घरों में काम कर रही थी वो भी अब फैक्ट्री में जाकर के काम करने लगी और जो आर्म्स और एम्यूनिशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी, क्योंकि जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वो तो अब लड़ाइयों में जा चुके थे, यानी कि वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक लिंक्स की। तो जितने भी सी रूट्स थे, इकोनॉमिक लिंक्स थे, वो सारे के सारे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। और इसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इसमें ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, ब्रिटेन बर्बादी की ओर जा रहा था और ब्रिटेन के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और इस पैसे की पूर्ति की यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, और यूएसए जो है पूरा का पूरा ब्रिटेन को लोन और कर्जा दे रहा था, जिसकी वजह से यूएस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते दुनिया के सबसे धनी देशों में से हो गया। और यूएस की जो गवर्नमेंट थी और यूएस के जो सिटीजन्स थे उनका लगभग पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जो है वो फैल चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी मेजर पावरफुल कंट्रीज में से एक बन गया और ब्रिटेन का बिल्कुल ही दिवालिया निकल गया था। थैंक यू वेरी मच।